नमस्कार साथियों, मैं एच एस लोधा और आप मेरे साथ हैं लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत के इतिहास वाली सीरीज में एक और नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 25 में हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। जी हाँ दोस्तों, मौर्य काल संबंधी जो कला और स्थापत्य की जो वृद्धि हुई या कहें कि उस समय में जिस प्रकार की कला थी और जिस प्रकार का स्थापत्य का उस समय जो प्रचलन था, उस सभी तथ्यों पर हम आज पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और ये तो आप भली भांति जानते हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कला और स्थापत्य वाला सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं जिसमें क्वेश्चन आप लोगों से ना पूछा गया हो। ठीक है ना। तो प्राचीन भारत के इतिहास में क्योंकि ये कला संस्कृति के अंतर्गत चैप्टर आता है, और चूंकि बीए फर्स्ट ईयर में आपको एक सेपरेटली कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता या कोई टॉपिक कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है कला संस्कृति वाला, इसलिए कला और संस्कृति का जितना पोर्शन होता है ना, वो प्राचीन इतिहास में ही आपको इंक्लूड करके पढ़ा दिया जाता है। क्लियर है। तो इसलिए जब जब आप इतिहास वाले क्रम को आप डिस्कस कर रहे हो, तो साथ ही साथ में उस क्रम में या कहें कि उस काल में, जैसे कि मौर्य काल की अभी हम बात कर रहे हैं जो 321 से लेकर के 185 ईसा पूर्व की कहानी को बताता है, तो उस काल में जिस प्रकार से कला और संस्कृति, कला संस्कृति या स्थापत्य ने जिस प्रकार से वृद्धि की है ना, उन सब पर भी हमें डिस्कस करना ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कि मौर्य काल में इनको क्या स्थान दिया गया था, किस प्रकार से इनकी वृद्धि की गई थी। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए छात्र हैं, हर सेशन की तरह ही आज भी जो भी नए छात्र हैं वो जान ले कि सिर्फ प्राचीन इतिहास ही नहीं और सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर ही नहीं, बल्कि बीए सेकेंड ईयर भी और बीए थर्ड ईयर के भी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट मेरे द्वारा इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा दिए जा चुके हैं। ऑलमोस्ट, और जो नहीं पढ़ाए जा चुके हैं अभी तक, उन्हें मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं। तो यदि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं और आपको यूट्यूब पर पूरे विस्तार से चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं मिल पा रहा हो, तो बिना सोचे समझे अभी जाइए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये मेरे पीछे जो आपको जितने सब्जेक्टों की लिस्ट दिख रही है ना, ये सारे सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी होते हैं, तो नोट्स डाउनलोड करके और आप अपने रिवीजन को भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में, कोई भी छात्र यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, तो प्रज्ञान हिंदी मेरे द्वारा बनाया गया यूट्यूब पर एक नया चैनल है जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी, उसको विजिट जरूर कीजिएगा। वहां पर वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में टॉप 5000 ऑल इंडिया जी के सीरीज को मैं स्टार्ट कर चुका हूं, जहां पर लगभग 4000 क्वेश्चन डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, 5000 प्रश्न उस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। उसके तुरंत बाद में हम डिटेल क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जैसा आप ये देख पा रहे हैं सारे सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, साइंस, ठीक है ना, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इथिक्स, जनरल, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा नोट्स भी इनकी प्रोवाइड की जाएगी बिना कोई चार्ज लिए। बस आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको इस सारे सब्जेक्टों की लिंक आपको ग्रुप पर मिलती रहेगी। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो है अभी फिलहाल चल रही है। फर्स्ट यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंड यूनिट भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। आज के बाद में सिर्फ एक टॉपिक आपका और बचेगा, मौर्योत्तर काल, जिसमें हमें शुंग वंश, सातवाहन वंश, शक और कुषाण वंश आदि को पढ़ना है। मतलब इन चार राजवंशों को हमें पढ़ना है आज के टॉपिक के बाद में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मौर्यकालीन कला, संस्कृति और स्थापत्य की। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। बढ़ते हैं डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट में, देखते हैं कि आज इस पूरे टॉपिक में, पूरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम यहां बात करने वाले हैं व्याख्या के रूप में मौर्यकालीन या कहें कि मौर्य वंश में जिस प्रकार से कला, किस प्रकार से कला और स्थापत्य की शुरुआत हुई थी या उसको जो है बढ़ावा दिया गया था, ये सारी बातें हम व्याख्या वाले बिंदु में पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे मौर्यकालीन स्तंभ कला को। ठीक है, क्योंकि ये तो आप भी भली बात जानते हैं कि जो स्तंभ कला है प्राचीन इतिहास की हम यदि बात करें तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मौर्य काल की ही रही है। स्तंभ कला को समझेंगे, उसके बाद चैत्य विहार जो बनाए गए थे उन पर डिस्कस होगा, स्तूप स्थापत्य पर बात होगी, मूर्ति कला पर बात होगी, अंतिम रूप से जो स्थापत्य की यह रचना की गई, जो वृद्धि की गई, उन सबके महत्व क्या रहे हैं, उनका प्रभाव क्या रहा है भारतीय संस्कृति पर, उस पर डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर इन 6 बिंदुओं के माध्यम से हम आज का टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब बढ़ते हैं, एक एक करके इन सभी कॉन्सेप्टों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लेते हैं व्याख्या वाला बिंदु। ये एक प्रश्न है, ठीक है ना, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो पढ़ लीजिएगा, रिवीजन लगाइएगा इसका। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्याख्या की।
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौर्य काल जो रहा है ना, ये ईसा पूर्व से पहले की कहानी है। मौर्य काल ईसा पूर्व से पहले की कहानी है। कब से कब तक का इसका ये काल रहा है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने इस काल की शुरुआत की थी, मौर्य वंश की शुरुआत की थी। तो इस काल की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही मानी जाती है। 321 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक का ये पूरा काल रहा है। और ये आप भली भांति समझते हैं अब तक कि ईसा पूर्व में हमेशा जो काउंटिंग होती है वो उल्टी होती है, ठीक है ना, जीरो से पीछे चलना होता है, ठीक है। और ईशा ईस्वी में जीरो से आगे बढ़ना होता है, जीरो के बाद में 1 2 3, ठीक है ना। और इधर माइनस में चलेगा, जीरो से पहले ईशा पूर्व में कहेंगे तो कि ईशा मसीह के जन्म से पूर्व की कहानी में हमेशा काउंटिंग उल्टी चलती है। इसलिए 321 ईशा पूर्व से 185 ईशा पूर्व के बीच में यह मौर्य काल रहा है। तो दोस्तों जब मौर्य युग की बात करते हैं तो भारत के इतिहास में कला, स्थापत्य और संस्कृति की जो उन्नति रही है ना, उस उन्नति को देखते हुए, किसकी उन्नति? कला, संस्कृति और स्थापत्य की उन्नति जो हुई है, उस उन्नति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मौर्य युग जो है कला, स्थापत्य और संस्कृति के लिए स्वर्णिम काल रहा है, स्वर्णिम काल। क्योंकि जितना बढ़ावा कला, स्थापत्य और संस्कृति को मौर्य काल में दिया गया, इतना बढ़ावा अन्य किसी काल में नहीं दिया गया। इस युग की कला और स्थापत्य को मौर्य साम्राज्य के शक्तिशाली शासकों ने सपोर्ट किया। इस युग की जो कला और स्थापत्य रहा है, इसको मौर्य शासन काल के जो शक्तिशाली शासक रहे हैं उन सभी ने सपोर्ट किया। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाले, सबसे ज्यादा जो प्रचलित नाम है वो है अशोक, सम्राट अशोक का या अशोक महान का। क्यों? क्योंकि अशोक के द्वारा जो है कला और संस्कृति को या स्थापत्य को सिर्फ संरक्षित ही नहीं किया गया बल्कि उसका विकास भी किया गया, जितना कि अन्य किसी शासक के काल में इतना विकास नहीं देखा गया। इस काल की कला धर्म, राजनीति और सामाजिक जीवन से संबंधित थी। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, यहां पर बहुत महत्व रखती है। मौर्य काल के समय की जो कला और स्थापत्य रही है या जो कला रही है, ये कला उस समय के धर्म से तो संबंधित थी ही, साथ ही साथ में लोगों के या जनता के राजनीतिक और सामाजिक जीवन से भी संबंधित थी। इसने भारतीय संस्कृति की विविधता और गहराई का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो इस समय की कला और स्थापत्य की यदि हम चर्चा करें तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मौर्य युग में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया गया है कला, स्थापत्य को। और उस काल में भी जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले शक्तिशाली सम्राट रहे हैं मौर्य साम्राज्य के, वो थे अशोक सम्राट, ठीक है, जिनके द्वारा इसका अद्भुत रूप से विकास किया गया और इस प्रकार की कला का विकास किया गया जो कि उस समय की धर्म के साथ ही साथ में राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से भी संबंधित थी। यह संस्कृति भारतीय संस्कृति की विविधता को तो दर्शाती ही थी, साथ ही साथ उस विविधता या उस भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ी गहराई से दर्शाती थी। इसलिए इसको अधिकतम महत्व दिया गया है। एग्जाम में भी याद रखिएगा, जब भी कला संस्कृति से कोई प्रश्न आता है एग्जाम में तो सबसे पहले प्रश्न आपको मौर्य शासन काल से ही देखा जाता है, मौर्य युग से ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इस प्रश्न को, इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, अच्छे से इसको कंप्लीट करने का प्रयास करना। सेकेंड पॉइंट था हमारा स्तंभ कला। स्तंभ कला, अब अगर बात आती है कि ठीक है सर आपने बताया कि मौर्य युग में कला और स्थापत्य को बहुत बढ़ावा दिया गया था, बहुत विकास किया गया, लेकिन किस टाइप की स्थापत्य का विकास किया गया था? तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है स्तंभ का, स्तंभ कला का, जो कि सम्राट अशोक के शासनकाल में सबसे ज्यादा स्तंभों का निर्माण करवाया गया था। मौर्य युग की सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य रचना यदि कोई है, मौर्य युग की सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य रचना कोई है तो वो है अशोक के स्तंभ। कौन है? अशोक के स्तंभ। ये स्तंभ बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन को दर्शाते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन का। आपको पता होगा बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन आप लोगों ने पढ़ा था। धर्म चक्र प्रवर्तन आपने इसी में प्राचीन इतिहास की सीरीज में ही पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को, है ना। बौद्ध धर्म के अंतर्गत पढ़ा था मैंने इसको आपको। तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो था उसे ये स्तंभ दर्शाते हैं और उनमें शांति, करुणा और नैतिकता के संदेश को अंकित किया गया है, ताकि उस समय की जनता को करुणा, शांति और नैतिकता के संदेश दिए जा सके। और ये संदेश सीधे सम्राट की ओर से दिए जा रहे थे जनता को, इसलिए जनता भी इनको सीरियसली लेने के लिए मजबूर थी। बात समझ आई? तो अशोक स्तंभ जो मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, अशोक के जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ जिनको कहते हैं हम, ये मौर्य कला के या मौर्य काल के
जो कला थी उसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनमें से एक है सारनाथ का सिंह स्तंभ। सारनाथ का सिंह स्तंभ इतने महत्वपूर्ण स्तंभ थे, इतने महत्वपूर्ण स्तंभ थे मौर्य काल में कि उनमें से एक स्तंभ जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है, जो आपने देखा होगा सिंह स्तंभ, ठीक है, 4 सिंहों के चेहरों वाला, जिसे हम आज भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपना चुके हैं, है ना। आप भारतीय मुद्रा पर उसके फोटो देख सकते हैं, या जब भी आप राष्ट्रीय प्रतीक को देखना चाहोगे तो आपको सिंह स्तंभ जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो इतने महत्व के मौर्य काल की जो स्तंभ कला थी वो इतने महत्व की हुआ करती थी। इसके अलावा अन्य पॉइंट है हमारे पास में चैत्य और विहार। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दिया गया था वो मौर्य काल में ही दिया गया था, और संभवतः ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बौद्ध धर्म की जितनी प्रसिद्धि मौर्य काल में हुई है अन्य किसी और काल में नहीं हो पाई है ना। तो मौर्य काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था बौद्ध धर्म। क्यों? क्योंकि मौर्य काल में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण ही चैत्य और विहारों का निर्माण होना प्रारंभ हो चुका था। चैत्य और विहार का निर्माण प्रारंभ हो चुका था, और इनका निर्माण जो करवा रहे थे वो मौर्य सम्राट करवा रहे थे। मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे वो करवा रहे थे, वो विशेष रुचि ले रहे थे इनमें। चैत्य जिसके जैसे आज मंदिर होता है, पूजा स्थल होता है, उसे चैत्य कहा जाता था, और जो मठ होते थे उन्हें विहार कहा जाता था, जहां पर वो विश्राम करते थे, आराधना करते थे। बात समझ आई? तो ये 2 प्रकार के स्थान हुआ करते थे, चैत्य और विहार। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। इनका उद्देश्य जो था, इनका उद्देश्य किसका? चैत्य और विहार का। मैंने जैसा भी आपको बताया कि जो भिक्षु थे वो रह भी सके और साधना कर सके, ईश्वर की साधना कर सके, पूजा पाठ कर सके। बराबर बाराबर और नागार्जुनी जो गुफाएं हैं मौर्य की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। ये बराबर नहीं दोस्तों, बराबर है, बराबर की और नागार्जुनी जो गुफाएं हैं ये मौर्य युग की सबसे अद्भुत उदाहरण है मौर्य युग की अगर कला की बात करें तो। क्योंकि इन गुफाओं में की जो दीवारें हैं, इन गुफाओं की जो दीवारें हैं उनकी पॉलिश छेनी हथौड़ी से की गई थी, छेनी हथौड़ी से की गई है, और गुंबदाकार छतें इनकी बनाई गई है, गुंबदाकार, जो उच्च तकनीक क्षमता को या दक्षता को प्रदर्शित करती है। उस समय की जो तकनीक थी ना आज की तकनीक को भी पछाड़ देती है, पीछे छोड़ देती है। जब कभी आप प्राचीन स्थलों पर जाएंगे, उनको देखेंगे, तो वहां जाकर देखने के बाद आप एनालाइज कर पाएंगे कि आज की वर्तमान की जो आधुनिक तकनीक है वो भी उस दक्षता के साथ में प्रदर्शित नहीं हो सकती जो प्राचीन समय में हुआ करती थी। तो जिस प्रकार से चैत्य और विहारों का उस समय निर्माण किया गया था, जिनके अद्भुत उदाहरणों में से बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियां हैं, उनकी गुफाएं हैं, वो गुफाएं उस समय की बेहतर उदाहरण साबित हो सकती हैं, क्योंकि इनकी प्रत्येक प्रकार की जो कारीगरी यहां पर की गई थी वो कारीगरी आज भी देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए उस समय की जो तकनीक थी वो उच्च तकनीक का सबसे बेहतर उदाहरण हो सकती है। इसके अलावा मौर्य शासन काल में, या कहें कि मौर्य काल में स्तूप स्थापत्य की भी रचना की गई, स्तूपों की रचना की गई। स्तूप तो आप भली भांति समझते हैं, जहां पर बौद्ध के अवशेषों को संभाल कर रखने के लिए उनका प्रयोग आज वर्तमान में किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार के स्तूप हुआ करते थे। मौर्य काल के स्तूपों का विशेष महत्व भी रहा है, विशेष महत्व माना गया है। ये गोलाकार संरचनाओं में होते हैं, गोलाकार होते हैं, ये गोलाकार होते हैं, जैसा आप ये देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये गोलाकार संरचना के होते हैं, और ये बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित करने और बेसिकली बुद्ध के आदर्श में ये बनाए गए थे। सांची का स्तूप आप में से कई मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा, जो बाद में मौर्य और शुंग काल में भी आगे बहुत ज्यादा उसका विस्तार किया गया। इन स्तूपों की संरचना में ईंट और पत्थरों का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। क्लियर है। तो सांची के स्तूप जैसे उदाहरण भारत में और भी कई स्तूप बनाए गए हैं, लेकिन सबसे अगर उत्कृष्ट स्तूपों की अगर श्रेणी में देखना है तो सांची का स्तूप विजिट कीजिए, उसको देखिए, तो आपको समझ आएगा कि किस प्रकार की तकनीक के साथ में इनका निर्माण किया गया था, और आज भी वहां पर बुद्ध के अवशेष संभाल कर रखे गए हैं। क्लियर है। और हालांकि सिर्फ मौर्य युग ही नहीं, बल्कि मौर्य के बाद में शुंग वंश के तक या शुंग काल तक जो है इनका निरंतर रूप से विकास होता रहा है। उसके बाद में फिर इनका विकास स्थगित जो है रुक जाता है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत मूर्तिकला की। मूर्तिकला में दोस्तों बात करें तो देखिए, मूर्तिकला में दरअसल होता क्या है, चाहे वो प्राचीन समय की मूर्ति हो या आधुनिक समय की हो, मूर्तियों का एक विशेष विषय होता है कि किस विषय को लेकर के मूर्ति बनाई जा रही है।
हालांकि उस समय मौर्य काल में जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती थी वो धार्मिक विषयों को लेकर के बनाई जाती थी या आध्यात्मिक विषयों को लेकर के बनाई जाती थी। जैसे उस समय के उदाहरण में जैसे हमें प्राप्त हुई यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो मौर्य काल से संबंधित थी। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों को देख करके हमें लगता था या लगा है या प्रतीत हुआ है कि ये जो मूर्तियां थी ये धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों को लेकर के बनाई गई थी, जो कि उस समय की कला की उत्कृष्टता को छू चुकी थी, उत्कृष्टता के चरम को छू चुकी थी, ये सब कह सकते हैं। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां गूगल कीजिएगा, वहां पर आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। तो जो कला का वहां पर प्रदर्शन किया गया ना, वो अपनी उत्कृष्टता को खुद ही बयां करती है। ये मूर्तियां प्राकृतिक पूजा और स्थानीय धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती है। मूर्तियों में मानव आकृतियों को सजीव चित्रण के माध्यम से दर्शाया गया है। इन मूर्तियों को जब देखा जाता है तो मानव आकृति को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसका सजीव चित्रण हुआ है, यथार्थवादी चित्रण हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब ईसा पूर्व के समय में भारतीय संस्कृति इतनी उत्कृष्ट हुआ करती थी, इतनी उत्कृष्ट हुआ करती थी, भारतीय संस्कृति को छोड़ करके आप दुनिया की किसी भी संस्कृति में चले जाइए, 1000-1500 साल से या 1000-2000 साल से ज्यादा की कोई संस्कृति आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन भारतीय संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसके उत्कृष्टता के उदाहरण आज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया इस बात को नतमस्तक करके मानने को तैयार है कि भारत में उस समय संस्कृति उत्पन्न हो चुकी थी जब दुनिया ने खाना खाना भी नहीं सीखा था। यह बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो मौर्य स्थापत्य में मुख्य रूप से पत्थर, ईंट और लकड़ी का उपयोग विशेष रूप से किया गया था। मौर्य कलाकारों ने चमकदार पॉलिश तकनीक का विकास किया। उस समय कोई इस प्रकार की पॉलिश नहीं जानते थे, जैसे मैंने अभी बताया था। जो बिहार और मठों का स्थान के निर्माण किया गया था गुफाओं को अंदर से खोद करके, गुफाओं को अंदर से खोद कर जो वहां की दीवारें बनाई गई छेनी से टाक टाक करके उसकी पॉलिश की गई है। सोचिएगा आप लोग, तो चमकदार पॉलिश हुआ करती थी वो, जो कभी ना समाप्त होने वाली पॉलिश होती थी। तो इस प्रकार की तकनीक का उन्होंने विकास किया जो उस समय तो भूल ही जाइए, बल्कि और आने वाले कई हजार सालों तक भी इस प्रकार की तकनीक देखने को नहीं मिली थी। उनके निर्माण दीर्घकालिक और आकर्षक बने रहे, जो वर्तमान में भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वर्तमान में भी, जी हाँ दोस्तों, यदि आपने प्राचीन स्तंभों को या प्राचीन स्थलों को अभी आप कभी विजिट किया हो आपने, तो आपका पूरा मोह मोह लेंगे, वो आपका पूरा आकर्षण का वो केंद्र बन जाएंगे, ठीक है ना। आपका ध्यान वहां से हट ही नहीं पाएगा, इस प्रकार की आकृतियां होती है। चलिए, इसके बाद में इतना तो हमने समझ लिया है। अंतिम रूप से बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है, इसका प्रभाव क्या रहा है। तो दोस्तों, मौर्य युग की कला ने भारत की संस्कृति की विरासत को हमेशा से समृद्ध करने का कार्य किया है, भारत की संस्कृति को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। इस युग में कला धर्म से प्रेरित होने के बाद भी राजनीति और सामाजिक संदेश वो हमको देकर के गई है। इस युग की जो कला थी वो धर्म से प्रेरित तो थी, लेकिन उसके बावजूद हमें वहां की राजनीतिक व्यवस्था और वहां की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी ये हमें बता करके गई है। अशोक के धर्म प्रचार ने न सिर्फ भारत में बल्कि आसपास के जितने राष्ट्र थे उन सभी राष्ट्रों में बौद्ध कला का प्रसार किया। मौर्य युग की कला और स्थापत्य ने आने वाले युगों की कला को या उस आने वाली युगों की कला की जो परंपरा थी उसको गहराई से प्रभावित करते हुए मौर्य शैली ने गुप्त काल और बाद की भारतीय कला के लिए आधारशिला रखी है, जिससे भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला विश्व इतिहास में अमूल्य स्थान प्राप्त कर चुकी है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के इतिहास में भी आज भारतीय संस्कृति को बड़े ही गौरव के साथ देखा जाता है, एक अमूल्य स्थान प्रदान किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा टॉपिक आपको कंसिस्टेंटली समझ आया होगा। थोड़ा स्पीड से मैं इसलिए बढ़ाऊं ताकि आपकी लिंक ना टूट जाए, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर बताए हैं सारे कॉन्सेप्ट एक से बढ़कर एक साथ अटैच थे। अगर थोड़ा रुक रुक कर इसको समझते तो संभवतः आपकी लिंक टूटती। बस आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स डाउनलोड करके बस एक बार आपको रिवीजन लगाना है, पूरा टॉपिक आपकी झोली में आ गिरेगा, पूरा टॉपिक 100% समझ आएगा। एक बात और आप याद रखिएगा, प्राचीन इतिहास में जो है कला संस्कृति को मिक्स करने के कारण प्राचीन इतिहास हमारे लिए पढ़ने में और समझने में बहुत टफ हो जाता है ना। आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको समझ आ रहा होगा। प्राचीन इतिहास टफ इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें कला और संस्कृति का भी समावेश कर दिया जाता है, हमें क्योंकि स्पेशली नहीं पढ़ाया जाता इसलिए, है ना। तो इसको एकदम आसान तरीके से करके लाने में भी हम लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो
कंटेंट में हम दे रहे हैं, ये कंटेंट अपना महत्व भी ना खो दे और आप लोगों को एक ही बार में पढ़ने में समझ भी आना चाहिए। ये पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको कंटेंट देना होता है। ऐसा नहीं है कि बस उठाया कंटेंट चिपका दिया, समझा दिया और निकल पड़े, है ना, आगे कोई जवाबदारी ही नहीं। दोस्तों हम पूरी जवाबदारी के साथ में आप लोग साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज पढ़ाकर जा रहा हूं, कल नहीं आऊंगा। मैं आपके साथ पिछले 5 सालों से बना हुआ हूं और आने वाले, जब तक आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा, जब तक ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा, तब तक मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा और जब तक हूं तब तक आपके साथ प्लेटफॉर्म पर रहूंगा, आपकी मदद करता रहूंगा। दोस्तों बताइएगा कमेंट करके सेशन कैसा लगा, सही लगा हो, अच्छा लगा हो, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, आपकी मदद हो पा रही हो मेरे इस प्रयास के माध्यम से, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ में यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके और मुझे सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। लेक्चर नंबर 26 में, दैट मींस कि कल वाले सेशन में हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल की, मतलब मौर्य काल के तुरंत बाद के जो भी शासन काल आए हैं, जो भी साम्राज्य आए हैं, जैसे शुंग वंश आया है, सातवाहन, शक, कुषाण, इन सब पर हमारे सेपरेट चर्चाएं होंगी। संभवतः एक सेशन होगा शुंग वंश पर, फिर सातवाहन पर, फिर शक पर, कुषाण पर। तो 4 सेशन हमारे एक इसी टॉपिक पर होंगे, क्योंकि मैं कंटेंट के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, पढ़ाने आता हूं, विस्तार से पढ़ा करके जाऊंगा। चाहे 10 लेक्चर की जगह 20 लेक्चर ही क्यों ना हो जाए, चलेगा। बस आप लोग हिम्मत मत हारिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, डिटेल में पढ़ी। जो याद देखिए, समय दे रहे हो ना पढ़ने के लिए, तो डिटेल में समय दीजिए, पूरा समय दीजिए। स्टडीज में अभी अभी आपका वक्त है, ये वक्त पूरा आपका स्टडी में जाना चाहिए, मैक्सिमम वक्त स्टडी में जाना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ही आपका स्टडी के लिए है ना। तो इसमें जो दोस्तों जो है चिंदी चोरी मत कीजिएगा यार, इसमें ना कोई कभी कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। शॉर्ट के चक्कर में मत पढ़िए, अभी शॉर्ट में पूरी लाइफ जीने के लिए पड़ी हुई है आपके पास में। जब तक स्टडी कर रहे हो ना, डिटेल में पढ़ो, ताकि जो पढ़ रहे हो ना ये आपके जीवन में उतर सके, आपके जीवन में काम आ सके। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। जाने से पहले मैं एक बार फिर से याद दिला दूं आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स की लिंक मैंने छोड़ दी है, डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन लगाने में बहुत काम आएगी आप लोगों के। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक छोड़ रखी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों की मैक्सिमम मदद हो सके। मैं आपको डायरेक्ट ग्रुप में ही जो है आपको नोट्स या लेक्चरों की लिंक सब कुछ आपको वहां प्रोवाइड कर सकूं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक मैंने व्हाट्सएप इसकी डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखी है। मिलेंगे अगले सेशन में। हाँ, फिर से रिपीट, यदि आप में से कोई भी छात्र कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आइए जल्दी से बिना देर करे मेरे साथ जुड़ जाइए प्रज्ञान हिंदी वाले चैनल पर, क्योंकि वहां पर मैं शुरू से लेकर के एंड तक आप लोगों के साथ हूं, सारे सब्जेक्टों के साथ में हूं। यदि कोई ऐसा विषय भी आया जो मुझे पढ़ाना है और मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तो दोस्तों मैं वहां पर फैकल्टी की भी अरेंजमेंट करूंगा, भले ही पैसे मुझे जेब से देना पड़े, आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो ये बस मेरी ही गारंटी है ठीक है। तो आइएगा प्रज्ञान हिंदी पर, वहां पर क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।